हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म के बारे में। आइसोमरिज्म के बारे में तो आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अब देखिए भाई, आइसोमरिज्म के बारे में अगर हम बातचीत करें तो आप लोगों ने सीखा होगा कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इनको क्या बोलते हैं? आप आइसोमर्स बोलते हैं। और ये जो फिनोमिना होती है, ये जो आपका प्रोसेस होता है, इसको आप आइसोमरिज्म बोलते हैं। अब देखिए भाई, जो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ी है वो भी सेम है, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में आप लोग पढ़ने वाले हैं वो भी सेम है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के जो आइसोमर्स होते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर डिफरेंट रहता है। डिफरेंस क्या रहता है? यहाँ पे एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि जितने भी आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, इनमें प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी सेम रहता है। अब देखिए भाई, नया टर्म आ गया, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी सेम रहता है। भाई नया टर्म नहीं है, खासतौर से आप लोगों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पढ़ा हुआ किस में? वर्नर थ्योरी में। वर्नर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो दोनों वैलेंसी के बारे में डिस्कस करती है। अब देखिए भाई, आप लोगों ने सीखा होगा कि प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, बहुत ही सिंपल पार्ट। सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये हो गया, चाहे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो, चाहे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। बट इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए, एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया Fe, ध्यान दीजिए, ये आपका H2O होल 5 हो गया, यहाँ पर NO3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया SO4। एक ये कॉम्प्लेक्स हो गया। एक और दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, जैसे आपका Fe, ठीक है, और यहाँ पर H2O होल 5 हो गया, SO4 मैंने अंदर कर दिया, और यहाँ पर NO3 ऐसे कर दिया। अब ध्यान दीजिए भाई, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेज में खासतौर से ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हैं। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, इन दोनों कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये जो पोर्शन है आपका काउंटर आयन है। काउंटर आयन कैसा? एनायन है, ये भी आपका काउंटर एनायन है। अब देखिए भाई, जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के आइसोमर्स होते हैं, इनमें जो प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है, दोनों कॉम्प्लेक्स जितने भी कॉम्प्लेक्सेज होते हैं सब में सेम ही होता है। अच्छा, प्राइमरी जो वैलेंसी होती है रिप्रेजेंट्स किसको? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। बहुत ही सिंपल। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है तो किसको रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, अब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेज में ये दोनों चीज़ें सेम होना चाहिए। चाहे आप प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी से बोल करके आप एक्सप्लेन कर दीजिए, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कि दोनों कॉम्प्लेक्सेज में ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए। अब देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा देखिए भाई, इसमें कितने लिगेंड्स है वाटर मॉलिक्यूल? ये यूनिडेंटेट लिगेंड्स है, इसमें 5 हो गया। ये भी आपका यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड्स है, +1, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना हो गया? 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। बहुत ही सिंपल पार्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अब देखिए भाई, इसमें अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिए भाई, ये आपका क्या है भाई? 5 न्यूट्रल लिगेंड्स हो गया। ये भी आपका लिगेंड्स है, नेगेटिव लिगेंड +1, तो इसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। तो अगर आप देखें तो इन दोनों आइसोमर्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है, मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी है इन दोनों कॉम्प्लेक्सेज में सेम हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट बातचीत करते हैं किसके बारे में? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए भाई, खासतौर से यहाँ पे अगर आप देखें तो सल्फेट आयन क्या होता है? -2। अगर ये पोर्शन -2 है तो ये हो जाएगा आपका +2, क्योंकि न्यूट्रल पार्ट करने के लिए बेसिकली आपका +2, ये -2 हो गया। मतलब जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इसका ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? +2 हो गया। ठीक है भाई, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है तो 5 × 0 0 हो गया। ये -1, ये नाइट्रेट आयन है, इसका चार्ज क्या होता है? -1। जब -1 उधर जाएगा तो ये +2 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो +2 + 1 = +3। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितना हो गया? +3। मतलब है कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई? +3। आइए इस कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काउंटर आयन है, ये पार्ट आपका आयनिक पार्ट होता है। ठीक है भाई, पार्शियली आयनिक पार्ट होता है। ये नेगेटिव है तो ये हो गया आपका +2,
बहुत ही सिंपल पोर्शन। अब देखिए ये आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड से लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो सल्फेट आयन इसका चार्ज क्या होता है, -2 होता है। जब -2 उधर जाएगा तो +2 में कन्वर्ट होगा, +2 और +1 ये ओवरऑल चार्ज है, +2 + 1 कितना हो जाएगा, +3। इसमें भी अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितनी हो जाती है, +3। ठीक है ना भाई। तो इसमें दोनों के केस में प्राइमरी वैलेंसी सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, दोनों के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी भी सेम है। तो मैं यही चीज़ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। डेफिनेशन तो सेम है भाई, अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। दोनों में अगर आप देखें तो कितने वाटर मॉलिक्यूल सेम हैं, कितने सल्फेट आयन एक ही है, कितना नाइट्रेट आयन ओनली 1 ही है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कॉम्प्लेक्स का फार्मूला है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मॉलिक्यूल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स का फार्मूला है सेम है, बट अरेंजमेंट ऑफ जो लिगेंड्स है या आयन है या न्यूट्रल लिगेंड्स है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है भाई। परंतु यहाँ पे एक और कंडीशन जो दिमाग में रखना है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के जितने भी आइसोमर्स होते हैं उन सभी आइसोमर्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी रहती है आपकी सेम। ये पार्ट हो गया। चलिए आइसोमरिज्म का मैं फ्लो चार्ट बोर्ड में लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में इन सभी आइसोमर्स के बारे में 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। आइसोमरिज्म ये हो गया आपका आइसोमरिज्म, ठीक है। मैं फ्लो चार्ट रख रहा हूँ भाई आइसोमरिज्म। ध्यान दीजिए भाई, आइसोमरिज्म को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, सेम जैसे आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म ये हो गया। और एक हो गया यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है ये हो जाता है आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म बहुत ही सिंपल पोर्शन है, इस पार्ट को भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है भाई। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म को एटलीस्ट 7 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। उस पार्ट को मैं लिख देता हूँ कि ये तो मैं इस लाइन खींच देता हूँ, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट, ठीक है भाई। तो ये हो जाता है आपका आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप ये होता है आपका हाइड्रेशन, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। आइसोमरिज्म नहीं लिखता हूँ, ये पार्ट आप समझ लीजिए। जो थर्ड टाइप हो गया ये होता है आपका लिंकेज आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है। जो फोर्थ टाइप है ये है आपका लिगेंड आइसोमरिज्म, लिगेंड आइसोमरिज्म, ठीक है। जो आपका फिफ्थ टाइप है दैट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। अच्छा, जो सिक्स्थ टाइप है ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, नो सॉरी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन डाल दीजिए भाई, ये दोनों डिफरेंट होते हैं भाई। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स ये दोनों डिफरेंट होते हैं। अच्छा, लास्ट टाइप जो 7th टाइप है तो ये आपका पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म हो गया। इन जनरल ये स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म नहीं कंसीडर किया जाता, पर फिर भी इसको इस कैटेगरी में डाला गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म होता है 7 टाइप का होता है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, एंड देन लास्ट में हो गया आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। अच्छा, स्टीरियो के बारे में बात करें, ठीक है भाई, तो स्टीरियो को आप लोगों ने जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ स्टीरियो आइसोमरिज्म, एक होता है जनरल नो सॉरी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जियोमेट्रिकल, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गया, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और एक दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई। तो ये टोटल आइसोमरिज्म आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टडी करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के बारे में बातचीत करते हैं। इन सभी आइसोमर्स के बारे में, आइसोमरिज्म के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, ठीक है भाई। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के अंदर जो फर्स्ट आइसोमरिज्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो इसकी कैटेगरी में आता है, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। अब ध्यान दीजिए भाई, आयोनाइजेशन मतलब कि
कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। खास तौर से जो आपका आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म होता है ये उन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा शो किया जाता है जब उनको वाटर में डाला जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म उन्हीं कॉम्प्लेक्स के द्वारा शो किया जाएगा जिनके पास में कैटायनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हो। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि जो कैटायनिक पोर्शन होता है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और उस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम एज वेल एज लिगेंड्स एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होंगे। चलिए इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्सेस when dissolved in waters produce different types of ions। ठीक है, different types of ions, so आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है भाई, आइसोमरिज्म। अच्छा, एक ये पॉइंट हो गया। अगर मैं दूसरे पॉइंट के बारे में बात करूं तो कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन पॉजिटिव, वी कैन से पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट सो दिस आइसोमरिज्म। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ध्यान दीजिए भाई। कंडीशन एक चीज़ दिमाग में रखें जो शुरुआत में मैंने बोला हुआ था, इन सभी आइसोमर्स में जो प्राइमरी वैलेंसी है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सेम रहेगा इन सभी आइसोमर्स में। जो सेकेंडरी वैलेंसी है मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेम रहेगा। चलिए बातचीत करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, जैसे हो गया आपका कोबाल्ट, ये NH3 हो गया, ये होल 5 हो गया, ये Br हो गया और यहाँ पर हो गया आपका SO4। ध्यान दीजिए भाई, एक ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये आपका कोबाल्ट हो गया, ये NH3 होल 5 हो गया, यहाँ पे SO4 कर दिया और Br मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है भाई, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ Br, नंबर ऑफ सल्फेट आयन सेम हो गया और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो भी सेम है। मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कॉम्प्लेक्स फार्मूला है सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स आपका डिफरेंट हो गया। ठीक है ना भाई। अब देखिए कंडीशन क्या है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेज में जो प्राइमरी वैलेंसी सेम होनी चाहिए। अब देखिए भाई, ये सल्फेट आयन है -2 चार्ज, इसका +2 चार्ज हो गया। ठीक है, ये तो न्यूट्रल लिगेंड्स है तो 5 × 0 हो जाएगा। Br -1 होता है, -1 अगर उधर जाएगा तो +2 + 1 = +3। इस कॉम्प्लेक्स में जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3, मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया +3। ठीक है भाई, इस कॉम्प्लेक्स में आइए, इसमें अगर आप देखें तो अगर Br -1 है तो ये क्या हो जाएगा +1, तो ये हो गया आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखें तो न्यूट्रल लिगेंड्स दिया है 0 हो गया। सल्फेट आयन क्या होता है -2 जब उधर जाएगा तो +1 +2 = +3। इसमें भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितना हो गया +3, मतलब इसमें भी प्राइमरी वैलेंसी आपका सेम हो गया। दोनों कॉम्प्लेक्सेज में प्राइमरी वैलेंसी सेम हो गया। अच्छा, मैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करूँ, यानी मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। 5 न्यूट्रल लिगेंड्स 1 Br हो गया, टोटल लिगेंड्स कितने हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसमें भी अगर आप देखें तो 5 न्यूट्रल लिगेंड्स, ये एक और लिगेंड्स दिया है 5 + 1 = 6, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो गया। मतलब है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेज में प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी सेम हो जाती है। ये दोनों एग्जांपल्स हैं किसके, आयोनाइजेशन आइसोमर्स के। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें जब आप इसको वाटर में डालेंगे, जब आप इसको वाटर में डाल दिया आपने तो क्या हो जाएगा, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होगी। ये जो आपका कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट होता है इसके अंदर जो भी स्पीशीज प्रेजेंट होती है उसकी ब्रेकिंग कभी भी नहीं होती है। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती है। कोऑर्डिनेट
जो ब्रैकेट होता है इसके जो बाहर में जो आयन दिया होता है, जो काउंटर आयन होता है, ये होता है पार्शियल आयनिक पार्ट। जैसे आप लोगों ने सीखा होगा कि प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल बाय नेचर, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल बाय नेचर, मतलब कि ये पार्ट आपका आयोनाइजेबल है। तो जब इसको वाटर में डालेंगे तो ये आपका कोबाल्ट NH3 ये होल 5 हो जाएगा, Br यहाँ पे ओवरऑल चार्ज +2 आएगा, ये एक्वस कर सकते हैं, और ये आपका सल्फेट माइनस ये एक्वस हो गया। मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स सल्फेट आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, अगर आप ब्रोमाइड आयन का अगर आप पॉजिटिव टेस्ट सोचे कि मिल जाए तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूँ तो जब इसको वाटर में ऐड करेंगे तो इसकी ब्रेकिंग यहाँ से हो जाएगी भाई, ये पार्शियल आयनिक पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कोबाल्ट ये NH3 होल 5 ये SO4 ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव रहेगा, एक्वस कर दीजिए क्योंकि वाटर मिक्स है, और यहाँ से Br ये माइनस हो गया और ये हो गया आपका एक्वस। बहुत ही सिंपल पार्ट। इसमें अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स आपका ब्रोमाइड आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स है सल्फेट आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ है कि कॉम्प्लेक्सेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन, डिफरेंट ब्रोमाइड आयन, इसमें क्या है सल्फेट आयन, हो गया ना भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होता है एग्जाम्पल्स ऑफ किसका हो गया भाई, ये एग्जाम्पल हो जाता है किसका, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, इनमें कंडीशन क्या है, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी सेम रहती है। जितने भी आइसोमर्स बनेंगे, कुछ और भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो निकेल हो गया, ठीक है, ClBrI हो गया, ये H2O ले लिया, और यहाँ पर मैंने कर दिया NO3, ठीक है, ये NO3 नाइट्रेट आयन हो गया। तो इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई निकालिए कितने आयोनाइजेशन आइसोमर्स बनेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इसमें अगर आप देखें तो क्या करेंगे, एक NO3 इधर ले आइए, I इधर चला जाएगा, दूसरे में NO3 इधर ले आइए, Br बाहर चला जाएगा, NO3 अंदर लाइए, Cl बाहर चला जाएगा, तो एक तो ये हो गया और 3 इसके हो जाएंगे, तो टोटल 4, इसमें से 4 आयोनाइजेशन आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है भाई, 4 आयोनाइजेशन आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है भाई, एक चीज़ यहाँ पर दिमाग में रखें, जो हम लिगेंड्स एक्सचेंज करते हैं, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के आउटसाइड या इनसाइड एक्सचेंज करते हो, वो हमेशा वो हमेशा नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें न्यूट्रल लिगेंड्स की पोजीशन सेम है, केवल हम नेगेटिव लिगेंड्स, ये आपका नेगेटिव लिगेंड्स है, ये भी नेगेटिव लिगेंड्स है, इनकी स्विचिंग कर रहे हैं, इनकी स्विचिंग करेंगे। अगर आप सोचें कि ये H2 को बाहर लाएंगे, NO3 को अंदर ले आएंगे, नो, ऐसा नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ये आपका जो न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड इज सेटिस्फाइड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है ना भाई, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल लिगेंड्स, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल लिगेंड्स एज वेल एज नेगेटिव लिगेंड्स, एंड प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय ओनली नेगेटिव लिगेंड्स। ये पार्ट आप लोगों ने वर्नर्स थ्योरी में पढ़ा होगा। तो कभी भी आपको ये न्यूट्रल लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बाहर नहीं ले जाना है। ठीक है, नेगेटिव लिगेंड्स ही आपको इधर उधर एक्सचेंज करना है। तो इसमें भी नेगेटिव लिगेंड्स, ये नेगेटिव लिगेंड्स हैं, अगर इस नेगेटिव लिगेंड्स को अंदर लाएंगे तो इसको बाहर ले जाइए, इसको अंदर लाएंगे तो इसको भी ले जा सकते हैं, इसको अंदर लाएंगे तो Cl को भी बाहर ले जाएंगे। ठीक है भाई, परंतु इसको अगर आप देखें ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, इसको बाहर नहीं ले जाएंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ ये कितने आयोनाइजेशन आइसोमर्स शो कर सकता है, तो आपको पेयर्स बनाने होंगे। हाँ, उन सभी पेयर्स ऑफ आइसोमर्स में दिमाग में रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेम रहना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं हाइड्रेशन आइसोमरिज्म के बारे में। हाइड्रेशन, ठीक है भाई, नेक्स्ट आइसोमरिज्म है दैट इज हाइड्रेशन। ये हो गया आपका हाइड्रेशन आइसोमरिज्म। ठीक है भाई, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म। इस हाइड्रेशन आइसोमरिज्म को आप सॉल्वेशन आइसोमरिज्म भी बोल सकते हैं। सॉल्वेशन, ठीक है भाई, सॉल्वेशन आइसोमरिज्म भी बोल सकते हैं। हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, वाटर, सॉल्वेशन का मतलब क्या, सॉल्वेंट, मतलब वाटर डला रहेगा। तो खास तौर से ये जो हाइड्रेशन आइसोमरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा शो किया जाता है जिनके पास में वाटर मॉलिक्यूल होता है, मतलब उन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा शो किया जाता है जिनके पास में वाटर मॉलिक्यूल होता है। चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग वाटर मॉलिक्यूल सो
हाइड्रेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म, ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हो गया। अच्छा, इन कॉम्प्लेक्स में जो वाटर होता है तो वाटर आपका H2O मॉलिक्यूल जो होता है एक्ट्स एज लिगेंड की भी तरह काम करता है एंड वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह भी काम करता है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह भी काम करता है। अच्छा, वाटर ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैंने कॉपर सल्फेट यहाँ पर 5H2O हो गया, ठीक है भाई, तो इस सॉल्ट से आपका ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के फॉर्म में इसके साथ में अटैच है, तो ये हो गया वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह भी काम करता है। अच्छा, इसमें कंडीशन एक ये है कि जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है हमेशा इज एक्कम्पनीड बाई, ठीक है, इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सम एनायन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सम एनायन, एनायन का मतलब क्या है, जो काउंटर आयन होता है ना भाई, काउंटर आयन उसके साथ में एसोसिएट रहता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ जैसे CrH2O होल 6 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया Cl3 हो गया, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये Cr हो गया, ये H2O, ठीक है, होल 5 Cl और ये कर दिया मैंने, ये Cl2 हो गया। अब देखिए, एक Cl अंदर कर लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दिया, तो जब एक Cl अंदर जाएगा तो Cl2 बचेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर किया तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और दूसरा कॉम्प्लेक्स में मैं लिख सकता हूँ, ये Cr हो गया, ठीक है, ये H2O होल 4 कर सकते हैं, ये आप Cl2 कर दीजिए, यहाँ से आपका Cl क्या हो गया और 2H2O आपने बाहर कर दिया, ठीक है, 2Cl अंदर 2H2O मॉलिक्यूल बाहर कर दिया। अच्छा, इन दोनों कंपाउंड्स में PV एंड CV आप SV, PV एंड SV आप कैलकुलेट कर लिए, PV मतलब प्राइमरी वैलेंसी, SV मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है भाई। तो इसमें अगर आप देखें, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, यहाँ पर ये +2, ये -1 है तो उधर जाएगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसमें अगर आप देखें -1 है, +1 हो जाएगा तो इससे -2 उधर जाएगा, तो -2 उधर जाएगा तो +1 +2 +3, इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो प्राइमरी वैलेंसी इन दो कॉम्प्लेक्सेस सेम हो गया। अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करूँ तो कितने लिगेंड्स हो गए 6, इसमें भी कितने लिगेंड्स हो गए 4 + 2 = 6, मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेम हो जाती है। अच्छा, एक और कॉम्प्लेक्स में लिख देता हूँ, यहाँ पर Cr हो गया और ये H2O, ये 3 हो गया, Cl3 हो गया और यहाँ पे कर देता हूँ 3H2O। अच्छा, क्वेश्चन ये राइज होता है भाई, क्या ये भी आपका एक एग्जाम्पल है किसका भाई, ये हाइड्रेशन आइसोमरिज्म का। ध्यान दीजिए, इसमें भी अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3 हो जाएगा भाई, नहीं सॉरी, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितना हो गया +3 हो गया, प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया +3 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो गया, ये सभी मैच कर रहा है, ठीक है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखें तो ये जो आपका वाटर ऑफ हाइड्रेशन है 3H2O जो लगा हुआ है, तो इसके साथ में एक भी एनायन नहीं है, इसके साथ में एक भी एनायन नहीं। एक कंडीशन जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सम एनायन, इसमें अगर आप देखें वाटर मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विथ सम एनायन, इसमें अगर आप देखें एसोसिएटेड विथ एनायन, ये काउंटर आयन है, परंतु इसमें अगर आप देखें एक भी एनायन मतलब काउंटर आयन नहीं है। मतलब है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेशन आइसोमरिज्म, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेशन आइसोमरिज्म। ये दोनों हो सकते हैं और हैं, परंतु ये आपका आयोनाइज किसका भाई, सॉरी, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ये काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। इसको आप बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर ऑफ, वाटर एज वेल एज ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया भाई, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एंड वाटर का मिक्सचर बोल सकते हैं। इसको आप हाइड्रेशन आइसोमरिज्म नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पार्ट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हाइड्रेशन आइसोमरिज्म इज शोन बाय दोज कॉम्प्लेक्सेज इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज लिगेंड एज वेल एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। कंडीशन क्या है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सम एनायन,
तब तो ठीक है, अगर एसोसिएटेड नहीं है तो वो आपका हाइड्रेशन आइसोमरिज्म की तरह काम नहीं करेगा। चलिए इसके बाद में हम लोग लिंकेज आइसोमरिज्म के बारे में बातचीत करते हैं। थर्ड आइसोमरिज्म इज लिंकेज आइसोमरिज्म। चलिए भाई हम लिंकेज आइसोमरिज्म के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। लिंकेज आइसोमरिज्म, ये भी पार्ट बहुत ही सिंपल है। लिंकेज आइसोमरिज्म इज शोन बाय दोज कॉम्प्लेक्सेज इन विच, जिनमें आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में तो आप लोगों ने सीखा होगा कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर द लिगेंड्स इन विच मोर देन वन डोनर साइट इज प्रेजेंट बट एट ए टाइम दे यूज ओनली वन डोनर साइट टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। ये पार्ट आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्सेज हैविंग, ठीक है भाई, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स शो लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है भाई। एक ये पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट है तो कॉम्प्लेक्सेज या आइसोमर्स, कॉम्प्लेक्सेज डिफर बाय द bonds between सेंट्रल मेटल एटम एंड डोनर एटम, ठीक है, डोनर एटम ऑफ द लिगेंड, ठीक है भाई। मतलब क्या है कि इनमें से जो बनने वाले आइसोमर्स होते हैं, इनमें जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो डिफरेंट डोनर एटम अटैच होते हैं। खासतौर से आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं तो मोर देन वन डोनर एटम होता है, तो डिफरेंट डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, K4 हो गया, Fe हो गया, ये CN6 कर लेते हैं और ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें ये आपका कौन सा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है भाई, ये आपका हो गया पोटेशियम आयन, तो ये पॉजिटिव में जाएगा, ये पोर्शन आपका एनायनिक में चला जाएगा, ठीक है भाई। ये पोर्शन आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका साइनाइड आयन प्रेजेंट है। ये जो आपका साइनाइड आयन होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आइसोसाइनाइड हो गया भाई, ठीक है। ये दोनों होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस वजह से इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उधर मूव करती रहती है। इन अदर वे अगर आप देखें तो इसमें से जो डोनर एटम होता है कार्बन होता है, इसमें जो डोनर एटम होता है नाइट्रोजन होता है, ठीक है भाई। तो ये होते हैं आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अगर ये लिगेंड्स प्रेजेंट है तो पक्का ये समझ लीजिए कि वो कॉम्प्लेक्स लिंकेज आइसोमरिज्म में शो करेगा। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के और भी एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक दूसरा भी कॉम्प्लेक्स, ये हो गया आपका Fe और ये NC कर दिया, होल 6 कर दिया, ये हो गया। तो ये दोनों पेयर जो हैं तो आपके लिंकेज आइसोमरिज्म के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है भाई। ये आपका NO2 माइनस भी हो गया, ONO हो गया, ये भी आपका हो गया एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है भाई। अगर ये लिगेंड्स प्रेजेंट है ऑब्वियसली वो लिंकेज आइसोमरिज्म में जाएगा। एक और भी हो गया आपका, ये आपका SCN माइनस, या क्या हो जाएगा भाई NCS माइनस, ये भी हो गया एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का एग्जाम्पल। एक और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे आपका हो गया H2O3, ये 2 माइनस हो गया, या OS2O2, ये 2 माइनस हो गया, ये भी आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का एग्जाम्पल हो जाता है। मतलब कि ये कभी भी अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स दिखने को मिले और आइसोमरिज्म के बारे में बातचीत करें तो इमीडिएटली आपको लिंकेज ही सिलेक्ट करना है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम लोग लिगेंड्स आइसोमरिज्म के बारे में बातचीत करते हैं। फोर्थ इज लिगेंड आइसोमरिज्म। यहाँ पर हो गया आपका लिगेंड आइसोमरिज्म, ठीक है भाई। ये भी आपका बहुत ही सिंपल है। लिगेंड आइसोमरिज्म ये उन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा शो किया जाता है जिसमें से स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हैपेंस या टेक्स प्लेस या अकर्स इन लिगेंड इटसेल्फ। चलिए डेफिनेशन में लिख देता हूँ, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म occurs in ligand itself, तभी इस वजह से इनको बोला जाता है लिगेंड आइसोमरिज्म, इन लिगेंड इटसेल्फ। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ठीक है भाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया Fe और ये आपका Pn हो गया,
होल थ्राइस और ये हो गया आपका SO4 और एक और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ये TN हो गया होल थ्राइस और ये हो जाता है आपका SO4। ठीक है भाई। यहाँ पर जो आपका PN होता है तो ये होता है प्रोपाइलिन डाइअमाइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और ये आपका CH, ये आपका CH2, यहाँ पर आपका हो गया NH2 और ये आपका NH2 हो गया। ये ध्यान दीजिए भाई, ये होता है आपका डाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड्स, एक डोनर साइट ये, एक डोनर साइट ये हो गया भाई। तो डाइडेंटेट है तो 2 डोनर साइट है हर एक लिगेंड के पास में, 2 × 3 तो कितना हो गया 6। लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा 6। इसमें अगर आप देखें तो TN जो होता है तो क्या होता है ट्राई मिथाइलिन डाइअमाइन हो जाता है, तो इसको आप कह सकते हैं ये आपका NH2 और ये आपका CH2। ठीक है भाई, ये CH2 और ये हो गया आपका NH2। ठीक है भाई, NH2 ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डोनर साइट है तो डिफरेंट कार्बन एटम को इसमें से अगर आप देखें तो 1-2 कार्बन से अटैच है, इसमें से 1-3 कार्बन से अटैच है। ठीक है ना भाई, तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी तो डोनर साइट है तो 2 × 3 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 6, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी सेम हो गया। सल्फेट आयन -2 तो इसका +2 हो गया, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ओवरऑल चार्ज Fe का कितना हो गया +2। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखें तो -2 तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा +2 ही इसका भी चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो प्राइमरी वैलेंसी दोनों में सेम, सेकेंडरी वैलेंसी भी दोनों में सेम। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को, ये जो आपका लिगेंड्स दिया हुआ है इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1,2 डाइअमाइन प्रोपेन। ठीक है, इसमें अगर आप देखें 1,3 डाइअमाइन प्रोपेन। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये होता है आपका लिगेंड्स आइसोमरिज्म, जिसमें से अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मींस डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन लिगेंड इटसेल्फ आपको देखने को मिलेगा। लिगेंड में इटसेल्फ आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों लिगेंड का सेम है बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। ये हो गया भाई। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं 5th आइसोमरिज्म के बारे में। 5th आइसोमरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है भाई, तो ये एक ऐसा आइसोमरिज्म है जो उन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के द्वारा शो किया जाता है जिनमें बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। काउंटर आयन के बारे में नहीं बातचीत कर रहा हूँ भाई, बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ, द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, द कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स इन विच बोथ cationic complex and anionic complex are present, so this type of isomerism ठीक है भाई, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इट अकर्स, मतलब दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अकर्स, ठीक है भाई, बाय द पार्शियल और कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। ठीक है भाई, इस पार्ट को हम समझ लेते हैं। ठीक है, और इस पोर्शन को आप बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल को लेकर के आप समझ सकते हैं। आप देखिए भाई, यहाँ पे मैंने ले लिया FeH2O, ठीक है भाई, H2O, ये 6 हो गया, एक ये हो गया कॉम्प्लेक्स और ये हो गया कोबाल्ट और Cl6 ये हो गया। ध्यान दीजिए, एक ये कॉम्प्लेक्स, इसमें अगर आप देखें फर्स्ट वन वाला हमेशा पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, तो मतलब ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसमें से बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ज के बारे में बात करें, अगर ये कैटायनिक है तो कितना पॉजिटिव चार्ज, अगर ये एनायनिक है तो कितना नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूट्रल लिगेंड है तो ओवरऑल इसका कितना रहेगा 0 हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो Cl6 है तो -6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये +6, तो मतलब यहाँ पर +6 हो गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 है, तो +6 और 0 से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनेगा भाई। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है भाई,
तो जितना ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो आपको करना क्या है, ओवरऑल कितना आ रहा है +6, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। +6 को डिवाइड करिए तो ये -3 इधर कर दीजिए, +3 इधर कर दीजिए, बस हो गया भाई। आपको ऐसे करना है। नॉमेनक्लेचर में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोगों ने हैंडल किया हुआ है, उनकी नेमिंग भी की है और हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाला हुआ है नॉमेनक्लेचर में, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। अब देखिए भाई, तो इसमें अगर आप देखें +3, यहाँ पर -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें सेकेंड सेंटेंस, इट अकर्स या दिस काइंड ऑफ आइसोमरिज्म अकर्स बाय द पार्शियल या कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। ये जो लिगेंड्स लगे हैं इनको आप एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है, कुछ लिगेंड्स यहाँ भेजिए, कुछ लिगेंड्स इधर भेजिए, एक्सचेंज करते जाइए, मतलब आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स मिलते जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे करता क्या हूँ, ये Fe हो गया, H2O है तो 6 दिया तो यहाँ पर मैंने 5 कर लिया, एक Cl यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर Cl5 बचेगा और ये Cl5 एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, एक्सचेंज कर लिया ना भाई। तो अब यहाँ पे चार्ज चेंज हो जाएगा, एक Cl यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पर +2 हो गया, एक Cl यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है, अगर ठीक है ये पार्ट हो गया। अच्छा, फिर एक और मॉलिक्यूल क्या करता हूँ, यहाँ पर Fe, एक दूसरा पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ, H2O होल 4 हो गया और ये Cl2 कर लेते हैं, ठीक है भाई, 2 Cl कर लिया तो यहाँ पर +1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, ये Cl2 और ये Cl4 कर लीजिए और H2 ये हो गया आपका, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक्सचेंज करते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया भाई, Fe और ये आपका H2O होल 5 हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा, नहीं 5 मत करिए क्योंकि 5 तो दिया है और कम करते हैं, ये 3 कर लीजिए आप, ये Cl3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3Cl है, 3Cl है कि मतलब पूरा का पूरा चार्ज चला गया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्पेस कम है तो भाई मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ये तो कहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये Fe हो गया और ये H2O, ये 3 हो गया, Cl3 कर दिया, 3Cl आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो 0, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। यहाँ पे आपने कोबाल्ट Cl3 और ये H2O ये 3 कर दिया, यहाँ पर भी 0 देखिए। अब देखिए हम यहाँ पे अगर बातचीत करें कि कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें अगर आप देखें कैटायनिक एनायनिक, कैटायनिक एनायनिक, कैटायनिक एनायनिक। अच्छा, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं तो क्या ये आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म को शो करेगा, नहीं, क्योंकि ये आपका कैटायनिक एनायनिक नहीं है भाई, क्या 0 कोई भी चार्ज नहीं है, ये 0 है तो ये आपका नहीं शो करेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म को। कैटायनिक एनायनिक, ध्यान दीजिए कंडीशन मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है कि बोथ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होने चाहिए, वही कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म को शो करेगा। मतलब कि ये एग्जांपल्स हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के, ये एग्जांपल नहीं है, ये तो मिक्सचर हो गया 2 कॉम्प्लेक्सेज का, ठीक है भाई, ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये दोनों मिक्सचर हैं भाई, ये कैटायनिक एनायनिक नहीं। अगर ये कैटायनिक एनायनिक तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब आयनिक बॉन्ड हो गया। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। जब ब्रेकिंग करेंगे तो तभी आपको कैटायनिक एनायनिक मिलेगा। यहाँ से ब्रेकिंग करेंगे तो कैटायनिक एनायनिक, ब्रेकिंग करेंगे कैटायनिक एनायनिक। यहाँ से नहीं ब्रेकिंग करेंगे क्योंकि ये दोनों अटैच ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना भाई। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं सिक्स्थ आइसोमरिज्म के बारे में, दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। सिक्स्थ आइसोमरिज्म इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। यहाँ पे हो गया आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। अब ध्यान दीजिए भाई, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म उन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के द्वारा शो किया जाता है जिनमें ब्रिज्ड लिगेंड्स होते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं। ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ है, उनकी नेमिंग भी की हुई है। उनमें हम लोगों ने क्या सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाली हुई थी। चलिए ये सारा डिटेल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसका सेंटेंस लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स the coordinate compounds having bridged ligands show this type of isomerism,
आइसोमरेज में। ठीक है भाई। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया। जो दूसरा पॉइंट है, इट अकर्स, जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरेज में होता है, इट अकर्स बाय द पार्शियल या कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है भाई, जो आपके नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं उनके एक्सचेंज होने से ये आपको आइसोमरेज देखने को मिलेगा। अच्छा, एक कंपाउंड लेता हूँ, जैसे हो गया आपका Fe, ये आपका H2O होल 4 हो गया, यहाँ से आपने OH कर लिया, ये आपका NH2 हो गया, ये Fe हो गया, ये NH3 होल 4 हो गया। ठीक है ना भाई, और ये आपका सल्फेट आयन यहाँ पे रख दिया। ये ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं और ये आपके नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। और ये डाई न्यूक्लियर्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम ये है, एक सेंट्रल मेटल एटम ये है। ठीक है, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के द्वारा ये आइसोमरेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो आपके नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं इनके एक्सचेंज करने से ही आपको मिलेगा क्या, ये आइसोमरेज में देखने के लिए ये ब्रिजिंग लिगेंड्स की पोजीशन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या किया भाई, ये Fe हो गया, H2 होल थ्राइस कर लिया, एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, एक अमोनिया। ठीक है, ये आपका OH, ये NH2 हो गया। ठीक है, Fe हो गया, ये हो गया आपका NH3। ठीक है, होल थ्राइस हो गया, एक H2 यहाँ पे कर दिया और ये आपका हो गया SO4। ठीक है, क्लियर है ना भाई। 4 लिगेंड्स हैं, यहाँ पर भी 4 लिगेंड्स है, एक अमोनिया मॉलिक्यूल, जैसे क्या वाटर मॉलिक्यूल कितने हो गए, 3, 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4। ब्रिजिंग लिगेंड्स की पोजीशन सेम, बाकी ओवरऑल सेम। अब अगर आप देखना चाहें PV एंड SV भी सेम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका NH3 होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस Fe, ये आपका OH NH2 और ये आपका Fe या NH3 होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस और ये हो जाए आपका SO4। ठीक है, ये हो गया। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरेज में। क्या ठीक है भाई। अच्छा, लास्ट में बचता है कौन सा, पॉलीमराइजेशन आइसोमरेज में, जो 7th टाइप है अंडर स्ट्रक्चर आइसोमरेज में। 7th आइसोमरेज में इज पॉलीमराइजेशन आइसोमरेज में। ठीक है भाई, पॉलीमराइजेशन आइसोमरेज में। अब ध्यान दीजिए, इन जनरल जो पॉलीमराइजेशन आइसोमरेज में है, स्ट्रक्चर आइसोमरेज में की कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए, परंतु फिर भी डाला हुआ है। चलो इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, होता क्या है। इसके जितने भी आइसोमर्स होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेज, ये आइसोमर्स को शो करते हैं। ठीक है, तो इन सभी कॉम्प्लेक्सेज का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है सेम ही होता है। एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है भाई, आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप लोगों ने सीखा होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्सेज हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट, ऐसे कॉम्प्लेक्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलीमराइजेशन बन सकते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है भाई, दीज कॉम्प्लेक्सेस कैन शो infinite number of polymerization isomers। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ प्लेटिनम, ये आपका NH3 होल ट्वाइस, ये Cl2 हो गया भाई। ठीक है, इसमें अगर आप रेशियो देखें, प्लेटिनम और अमोनिया और ये Cl का रेशियो 1:2 मिलेगा भाई।
कितना प्लेटिनम है, एक ही सेंट्रल मेटल एटम। अमोनिया मॉलिक्यूल 2 हो गया, Cl कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये NH3 कर लिया और यहाँ पे प्लेटिनम तो ये Cl4 कर लिया। अच्छा, इसमें देखिए ओवरऑल कितना हो गया, प्लेटिनम 2 हो गया, अमोनिया कितना हो गया, 4 हो गया, Cl कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालिए, सिंपलेस्ट मोल रेशियो 1:2:2, ठीक है ना भाई। इसी का ट्वाइस ही तो हो गया, इसमें 1 प्लेटिनम, इसमें 2 प्लेटिनम, इसमें 2 अमोनिया, इसमें 4 अमोनिया, इसमें 2 Cl, इसमें 4 Cl। इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई करके, ए कॉम्प्लेक्स 3 से मल्टीप्लाई करके, और भी कॉम्प्लेक्स 4 से मल्टीप्लाई करके, और भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसी तरह से रेशियो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में निकलता जाएगा, बट ओवरऑल जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सेम ही रहेगा, ठीक है भाई। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का द एंड। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में।